हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी का इतिहास और उसको कितने उसमें बांटा गया है टाइम में। ठीक है, तो पृथ्वी का अस्तित्व लगभग 450 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन प्राचीन अवशेषों के आधार पर हमारी जानकारी केवल कब तक सीमित है? 60 करोड़ वर्ष तक ही सीमित है। और 60 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास जो है वो किस पर आधारित है? शैल अध्ययन के ऊपर और प्राणियों के प्राप्त जीवाश्मों के पर आधारित है। यानी शैल अध्ययन और जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 60 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास जो है इसकी हमें जानकारी है। इसके अंतर्गत हमें 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले शुकर्ट ने भूविज्ञान शुरू में खनिज और चट्टानों का विज्ञान बताया इन्हें, यानी खनिज और चट्टानों के आधार पर भूविज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन उसके बाद 1801 में इंग्लैंड में स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने और 1808 में फ्रांस में क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने इसको इसमें जीवाश्मों के महत्व को समझा और जीवाश्मों के महत्व के आधार पर कालों का निर्धारण जो है वो किया। अब हम लेते हैं पृथ्वी का भू वैज्ञानिक विभाजन किस पर आधारित है। एक तो चट्टानों का अध्ययन तो है ही इसमें, और दूसरा क्या है, उनमें परिरक्षित जीवाश्मों का अध्ययन, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें, वातावरणीय अवस्थाओं के प्रमाण। तो 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी? चट्टानों का अध्ययन, दूसरा उनमें परिरक्षित जीवाश्मों का अध्ययन, और तीसरा वातावरणीय अवस्थाओं के प्रमाण। तो इसके आधार पर पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न महाकल्पों में विभाजित किया है। तो महाकल्प इसके क्या हुए? सबसे बड़ा डिवीजन हो गया। महाकल्पों को अध्ययन में आसानी हो और कुछ जो परिवर्तन उस समय हुए हैं, वातावरण में परिवर्तन, वहाँ उस समय के पाए जाने वाले जीवाश्मों के जो प्रकार थे उनके आधार पर, या उस समय की जो चट्टानों में जो परिवर्तन हुए हैं उसके आधार पर। तो तीनों में से जो है इनके आधार के ऊपर जो है एरास को आगे बांटा गया है पीरियड्स में, और पीरियड्स को आगे बांटा गया है किस में? एपॉक्स में। तो सबसे बड़ी डिवीजन जो होती है वो क्या होती है? एरा में कुछ पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स में कुछ क्या होते हैं? एपॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरा। प्राचीन काल से आरंभ होने वाले महाकल्प निम्न है। 6 महाकल्पों में बांटा गया है: आर्कियोजॉइक, प्रोटेरोजॉइक, पैलियोजॉइक, मीजोजॉइक, सीनोजॉइक एंड साइकोजॉइक। इसमें जो ये पहले वाले अक्षर हैं, इन अक्षरों में ही इनके मीनिंग निहित है। आर्कियोजॉइक का मतलब क्या है? उस समय लाइफ नहीं होती थी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उद्भव नहीं हुआ था। ठीक है। प्रोटेरोजॉइक मतलब उस समय प्रोटोफाइटा और प्रोटोजोआ ही केवल जो है इनका उद्भव हुआ था। उसके बाद आता है पैलियोजॉइक। पैलियोजॉइक के अंदर फिर सबसे पहले किनका होगा? नॉन कॉर्डेट्स का होगा। नॉन कॉर्डेट्स में भी किनका होगा? लोअर नॉन कॉर्डेट्स का। ठीक है। और प्लांट्स के अंदर किसका होगा? वही जो है डिवीजन के हिसाब से स्मॉल प्लांट्स। ठीक है। और उसके बाद में आया मीजोजॉइक। मीजोजॉइक एरा आपको ध्यान होगा, आपने पहले भी पढ़ा है। मीजोजॉइक जो है सरीसृपों का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब मीजोजॉइक एरा में सरीसृपों की बहुतायत रही है। उसके बाद आता है सीनोजॉइक। सीनोजॉइक में मैमेल्स जो है उनका उद्भव हुआ और उनका जो है बहुत मैक्सिमम जो है डेवलपमेंट सीनोजॉइक में किसका हुआ है? मैमेल्स का। यानी सीनोजॉइक को हम मैमेल्स से लिंक कर सकते हैं। फिर आता है साइकोजॉइक। साइको मतलब क्या होता है? ब्रेन, रिलेटेड टू माइंड, मस्तिष्क से संबंधित। तो यहाँ पर जो है मानव को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? साइकोजॉइक से। तो आपका एक प्रश्न तो यही बनता है। एक प्रश्न केवल ऐसा पूछा जाता है कि नेम द एराज, यानी पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न महाकल्प जो है इनके नाम बताओ। तो इनके नाम क्या हो गए? आर्कियोजॉइक, प्रोटेरोजॉइक, पैलियोजॉइक, मीजोजॉइक, सीनो एंड साइकोजॉइक। अब हम लेते हैं, जैसे मैंने बताया, जितने भी जो एरा हैं, इन एरा के बीच में प्रत्येक 2 एरास के बीच में रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति का काल माना जाता है।
क्या माना जाता है? क्रांति का काल। तो प्रत्येक 2 महाकल्पों के मध्य किसी न किसी प्रमुख भूवैज्ञानिक क्रांति का जो है काल माना जाता है। और ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है कि इसी कारण से जो इवोल्यूशन होता है या जो चेंज हुआ, तो वो एक यह कारण भी है कि भूमि में जो है इतना क्या हुआ है, क्रांति का समय आया है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। उस क्रांति मतलब क्या होता है? एकदम से होने वाला, अचानक से होने वाला परिवर्तन, है ना। तो जो है इसमें 2 एरास के बीच में एक रिवॉल्यूशन का टाइम माना जाता है। अब हम लेते हैं एक एक करके, इसमें आर्कियोजॉइक को हटा देते हैं, उसके बाद हम लेते हैं प्रोटेरोजॉइक और पैलियोजॉइक। प्रोटेरोजॉइक और पैलियोजॉइक के बीच का जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, उसे कहते हैं ग्रैंड कैनी क्रांति, ठीक है। उसके बाद आता है पैलोजॉइक और मीजोजॉइक। पैलोजॉइक और मीजोजॉइक के बीच की जो क्रांति है, इसे कहते हैं एप्लेशियन रिवॉल्यूशन। मीजोजॉइक और सीनोजॉइक के बीच की जो क्रांति है, इसे नाम दिया गया लैरामाइड रिवॉल्यूशन। और सीनोजॉइक और साइकोजॉइक के बीच में जो क्रांति का समय आया, इसे नाम दिया गया कैस्केडियन रिवॉल्यूशन। तो एक प्रश्न हमारा ये बनता है कि अलग अलग जो एराज हैं, इन 2 एराज के बीच में जो क्रांति का समय है, तो इन्हें क्या नाम दिया गया, ये बनता है। अब ये जो नाम दिए गए हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जैसे वहाँ कोई शैल में जो परिवर्तन आया है ना, या मतलब वहाँ की प्राकृतिक या वातावरण में जो अचानक से जो चेंज आया है, उसके आधार पर ही ये नाम इन्हें दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी में उथल पुथल होती है, आज जहाँ पर हम क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत देखते हैं, कभी वहाँ क्या हुआ करता था, टैथिस सागर हुआ करता था। तो कहाँ सागर था और कहाँ आज वहाँ हिमालय पर्वत है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, तो इस तरह के चेंजेस के कारण ही इन्हें क्या नाम दिया गया, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है रिवॉल्यूशन का। अब हमें ये याद रखने के लिए आसानी हो, इसके लिए मैंने यहाँ एक वाक्य बनाया है, ग्रैंड एप्लीकेशन ला रे, माइंड मत कर तभी कैश देंगे। ग्रैंड एप्लीकेशन, जैसे मान लो आपको किसी से कोई बहुत बड़ा कैश निकालना है, अमाउंट निकालना है, अब जो है तो उसके लिए आप क्या है, एक बहुत बड़ी सी एप्लीकेशन बना करके लाओ, माइंड मत करो आप उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए, तो आपको कैश दे देंगे। अब यहाँ ग्रैंड से याद रहेगा ग्रैंड कैनी रिवॉल्यूशन, एप्लीकेशन से याद रहेगा एप्लेशियन रिवॉल्यूशन, लारे माइंड मत कर तो लारा माइड, लारामाइड, लारे माइंड मत कर लारामाइड याद रहेगा, कैश का देंगे यानी कैश के डीएन। तो ये वाक्य याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। बड़ी सी एप्लीकेशन लिख कर लाओ, यानी ग्रैंड एप्लीकेशन लिख ला रे माइंड मत कर कैश दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 जो रिवॉल्यूशन है ये याद रहेंगे, ग्रैंड कैनी रिवॉल्यूशन, एप्लेशियन रिवॉल्यूशन, लैरामाइड रिवॉल्यूशन और कैस्केडियन रिवॉल्यूशन। और ये एरा के नाम आपको क्रम से याद रखने हैं, बहुत सिंपल हैं, प्रोटेरोजॉइक, पैलियोजॉइक, मीजोजॉइक, सीनोजॉइक एंड साइकोजॉइक, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका 3rd पॉइंट इस चैप्टर का। यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, यहाँ आप देखो एरा को किस में बांटा गया है, पीरियड्स में, पीरियड्स को किस में बांटा गया है, इपॉक में। और आगे बनाया है मैंने डोमिनेटिंग फौना कौन से थे, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं में से, इस टेबल में से ही काफ़ी कुछ बनेंगे। जैसे यह पूछ लिया पैलियोजॉइक एरा के पीरियड्स के नाम बताओ, या मीजोजॉइक एरा के पीरियड्स के नाम बताओ, या सीनोजॉइक एरा के इपॉक्स के नाम बताओ, या इस समय कौन सा एरा चल रहा है या कौन सा इपॉक चल रहा है, ठीक है। एक तो ये प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, आगे यहाँ पर आप देखो डोमिनेटिंग फौना, सीधा प्रश्न आता है नेम द एज ऑफ फिशेस या मत्स्य युग, मत्स्य युग कौन सा है, एम्फीबियंस का युग कौन सा है, यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, एज ऑफ एम्फीबियंस कौन सा है, एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, एज ऑफ मैमल्स कौन सा है, और अब कौन सा चल रहा है, एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो इस टेबल से बन सकते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि एरा के बाद में जो पीरियड्स के नाम हैं, ये काफ़ी सारे नाम हैं, तो हम इन्हें याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पीरियड्स के नाम को याद रखने का एक तरीका है, इसके लिए हमें एक वाक्य याद रखना है। एक वाक्य कौन सा, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक्स,
कैमल तो हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले लोग हैं। ऊँट हमारे आमने सामने और हमने देखे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखे हुए हैं। हमें ये भी पता है ऊँट के पैर इतने लंबे होते हैं तो उसको बैठने में दिक्कत होती है, तो वो जब बैठता है तो बहुत केयरफुली बैठता है। कैसे बैठता है? बहुत केयरफुली। एकदम से धड़ाम देने से बैठ जाएगा तो उसको नुकसान होगा, उसके टांगों को भारी नुकसान हो सकता है, शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। तो बहुत सिंपल वाक्य है, ये वाक्य हम याद कर लेंगे तो पीरियड्स के सारे नाम हमें परमानेंट याद हो जाएंगे। तो क्या वाक्य है? कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक्स। ठीक है। अब कैमल, CAM, एम से बन गया कैम्ब्रियन, ऑफन, O से बन गया ऑर्डोविजियन, SI, सिट से बन गया सिलूरियन, D से बन गया डिवोनियन, केयरफुली में क्या बन गया? CAR से बन गया कार्बोनिफेरस, PER, परहैप्स, PER से बन गया परमियन। पहले हम यही नाम कर लें, पहले कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। 3-4 बार आप इसको बोलोगे इस वाक्य के साथ में। कहाँ से आ गया ये? कैमल से लेकर परहैप्स तक। ठीक है। तो यहाँ तक के जो पीरियड हैं ये हैं पैलियोजोइक एरा के पीरियड्स। किसके पीरियड्स हैं ये? पैलियोजोइक एरा के पीरियड्स हैं, जो कि 6 हैं। इसका मतलब पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में बांटा गया है। वापस हम ले लेते हैं। कैमल के CAM से बन गया कैम्ब्रियन, O से बन गया ऑर्डोविजन, फिर SI से सिलूरियन, D से डिवोनियन, CAR से कार्बोनिफेरस और फिर PER से परमियन। ठीक है। अब हम लेते हैं इसके आगे का मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। इसमें से जुरैसिक को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जुरैसिक पार्क और जुरैसिक से संबंधित मूवीज़ जो है देखी हैं, और उसमें आपने ये भी देखा है कि इसमें ज़्यादातर क्या किस पर बेस्ड है? ये डायनासोर्स पर बेस्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स पर। तो जुरैसिक हमारे दिमाग में छपा हुआ है। और ऊपर और नीचे वाले कौन से हो गए? ट्रायसिक एंड क्रिटेशियस। तो ये भी हमें इससे याद रहेंगे वाक्य से। फिर भी देयर का T, जॉइंट का J और क्रीक का CRA। T से क्या है? ट्रायसिक, J से जुरैसिक और CRE से क्या है? क्रिटेशियस। तो इस तरह से हमें ये डिवीज़न के नाम, डिवीज़न ऑफ पैलेयोजोइक एरा एंड डिवीज़न ऑफ मीजोजोइक एरा, ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस, ये हमें याद रहेंगे। अब हम आते हैं तो हमें केवल एक क्या याद रखना है? वाक्य याद रखना है। और वो वाक्य भी हमारे जो है इससे संबंधित है, यानी ऊँटों से संबंधित है। कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। अब आता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को 2 पीरियड्स में बांटा गया है, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। टर्शरी यानी 1/3 पार्ट, क्वार्टरनरी यानी 1/4 पार्ट। तो सीनोजोइक एरा को टर्शरी और क्वार्टरनरी पीरियड में बांटा गया है। अब हम यहाँ पर इनके डिवीजन को लेते हैं। प्रोटेरोजोइक में को प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहा जाता है, को प्री कैम्ब्रियन पीरियड माना जाता है क्योंकि ये कैम्ब्रियन से पहले का समय था। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया इसके अंदर ये दे रखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यहाँ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। ये कॉलम मुझे अलग से बनाना था पर मैंने इसी में ही थोड़ा सा सेट कर दिया, आप इसे अलग से बना लें। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो प्रोटो के अंदर क्या बताया था मैंने? प्रोटोजोआ और प्रोटोफाइटा। किस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ था? प्रोटोजोआ और प्रोटोफाइटा का इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद हम लेते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में यहाँ मैंने 6 जो पीरियड्स हैं इनको 2-2 में बांटा गया है, कैम्ब्रियन और ऑर्डोविजियन। कैम्ब्रियन और ऑर्डोविजियन में डोमिनेंट फौना कौन से थे? उच्च कवचधारी प्राणियों का युग कहा जाता है इसको। उच्च कवचधारी प्राणियों का युग में आते ही हमारे दिमाग में मॉल्युस्का आते हैं। क्या आते हैं हमारे दिमाग में? मॉल्युस्का। ठीक है। तो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविजियन को डोमिनेटिंग फौना कौन सा था इस समय? उच्च कवचधारी प्राणी। अब आते हैं सिलूरियन और डिवोनियन। तो सिलूरियन और डिवोनियन में मत्स्य युग कहा जाता है इसको, एज ऑफ फिशेस। समुद्र में ही जीवन का शुरुआत हुई है, पहले एक्वेटिक हुए हैं। तो पहले कवचधारी, कैम्ब्रियन और ऑर्डोविजियन में डोमिनेटिंग फौना कौन सा था? उच्च कवचधारी प्राणी। सिलूरियन और डिवोनियन में कौन सा था? एज ऑफ फिशेस यानी मत्स्य युग। उसके बाद 2 पार्ट कौन से हैं पीरियड्स के? 2 अलग, कार्बोनिफेरस एंड परमियन।
तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन को माना जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस। अब पानी में जब संख्या जो है इनकी अधिक होने लगी तो हो सकता है कि इनमें से कुछ किस्में निकल आए होंगे पृथ्वी के ऊपर, तो क्या हुआ, एम्फीबियंस। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन जो है इस पीरियड को क्या माना जाता है, इस समय डोमिनेटिंग फौना कौन सा था, एम्फीबियंस का, तो इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। इस तरह से एक इवोल्यूशन के आधार पर भी क्रमबद्ध तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर। तो क्रमबद्ध तरीके से चलने के कारण हमें इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें ये जो पीरियड्स हैं ये क्रम से याद रखने हैं, आगे हम डोमिनेटिंग फेज भी स्टेप बाय स्टेप हमें अपने आप याद रह जाएंगे। तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड को क्या माना जाता है, कौन से फोना डोमिनेट थे इसमें, एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, फिर हम लेते हैं मीजोजोइक। मीजोजोइक में मैंने जुरासिक को हाईलाइट किया है क्योंकि जुरासिक जो है इससे, वैसे तो पूरे मीजोजोइक को सरीसृपों का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है, सरीसृपों का स्वर्ण काल। ठीक है, और इस समय बहुतायत कौन से थे, डायनासोर्स। तो यहाँ पर जो है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तो इसको टोटली क्या मान लेंगे हम, एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्या माना जाता है इसको, एज ऑफ रेप्टाइल्स। फिर हम लेते हैं इसमें, पहले हम इतना ही ले लेते हैं, सीनोजोइक को हम बाद में लेंगे, पहले हम इतना ही इसके बारे में ही कर लेते हैं क्योंकि बीच में जो एक स्टेप छूट रहा है हमारा वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब हम इसके साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लेकर के चलते हैं। प्रोटेरोजोइक में तो प्रोटोजोआ और प्रोटोफाइटा थे। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन में कवच युक्त जंतुओं का उद्भव हुआ, और ट्राइलोबाइट्स जो समुद्री जो पौधे थे जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो ट्राइलोबाइट्स पौधों का जो है प्रभुत्व था उस समय, किसमें, कैम्ब्रियन। उसके बाद ऑर्डोविजियन में क्या है, भूमिगत वनस्पति और प्रवाल का उद्भव हुआ, ये तो हो गया प्लांट्स में। और एनिमल्स में कवचधारी जो है कवचधारी मछलियों का उद्भव हुआ। सिलूरियन में लंगफिश और स्कॉर्पियन। पानी से अब कहाँ पर आएंगे, पृथ्वी पर आना है ना, एम्फीबिया का शुरू होगा, लेकिन उससे पहले क्या है, लंगफिश। तो लंगफिश सिलूरियन में क्या है, लंगफिश और स्कॉर्पियन का उद्भव हुआ। और डिवोनियन में जो है डिवोनियन में एम्फीबियंस का उद्भव हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ये। फिर कार्बोनिफेरस में प्राचीन शार्क और रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ। शार्क और एम्फीबिया के बाद क्या आ गए यहाँ पर, रेप्टाइल्स। प्राचीन शार्क और रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ। और पर्मियन में भूमिवासी रीढ़धारी और आधुनिक कीटों का उद्भव हुआ। भूमिवासी रीढ़धारी और आधुनिक कीटों का उद्भव हुआ, यानी एम्फीबिया के बाद में अब क्या आएगा, पूरी तरह से पृथ्वी पर रहने वाले। ठीक है, तो भूमिवासी रीढ़धारी और आधुनिक कीटों का जो है उद्भव हुआ। तो इसे इवोल्यूशन को भी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं। अब उसके बाद आता है इसमें मीजोजोइक में, ट्रायसिक में डायनासोर का जो है उद्भव हुआ। जुरासिक में यह सबसे मैक्सिमम संख्या में पृथ्वी पर यही पाए जाते थे, यानी समुद्र में, पृथ्वी में, वायु में, तीनों जगह, समुद्र में, पृथ्वी में, वायु में, तीनों जगह डायनासोर की या बहुत विशालकाय सरीसृपों की जो है संख्या उपस्थित थी। ठीक है, जुरासिक के टाइम पर। अब क्रिटेशियस में अति दीर्घकाय सरीसृप विलुप्त भी हो गए। तो ट्रायसिक में तो इनका उद्भव हुआ, जुरासिक में मैक्सिमम यही थे हर जगह पर, यानी पूरे पृथ्वी पर इन्हीं का ही अस्तित्व था। किसमें, पृथ्वी में, पृथ्वी पर, समुद्र में और वायु में। और क्रिटेशियस में ये जो बहुत बड़े साइज के जो सरीसृप थे ये विलोपन भी हो गए। ठीक है, अब हम इतना हमारा कंप्लीट हो गया इसका। अब हम लेते हैं सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में जैसे मैंने बताया इसे दो पीरियड्स में बांटा गया है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अब हम पहले तो लेंगे कि हम इन नामों को यानी इपोक्स के नामों को कैसे याद रखें। टर्शियरी में 5 इपोक हैं और क्वाटरनरी में 1 इपोक है। ठीक है, तो हम पहले हम लेते हैं कि हम इसे याद कैसे रखें। तो इसका भी एक छोटा सा वाक्य है। क्या वाक्य है ये, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। अब इनका जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड्स के नीचे, इन्हीं से ही ये शब्द बने हैं। आपको केवल एक ये वाक्य याद रखना है। तो पी से क्या हो गया, पैलियोसीन। ई से क्या हो गया, इयोसीन।
ओ से क्या हो गया ओलिगोसीन, एम से हो गया मायोसीन, पी से हो गया पीएल से हो गया प्लियोसीन और पीएल ई से हो गया प्लिस्टोसीन। ठीक है, पीएल ई से क्या हो गया प्लिस्टोसीन। अब हनी जो है एच, उससे आता है साइकोजोइक एरा का इपोक होलोसीन। तो इस तरह से हम एक वाक्य याद रख कर के ये जितने इसके इपोक्स हैं इन्हें हम आराम से याद रख सकते हैं। कौन कौन सा है? पैलियोसीन, पैलियोसीन पुट का पैलियोसीन, एक्स से इयोसीन, ओ का ओलिगोसीन, एम से मियोसीन, फिर पीएल से प्लियोसीन, पीएल ई प्लीज प्लिस्टोसीन और हनी से एच से होलोसीन। तो एक ये वाक्य कौन सा है? प्लीज़ पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। तो एक वाक्य हमें कैमल का याद रखना है जिससे हम पीरियड्स याद रख सकते हैं। एक वाक्य हमें ये याद रखना है एग वाला, जिससे हमें क्या याद रहेगा? इपोक्स के नाम भी याद रहेंगे। तो हमें ज़्यादा जो है केवल 2 वाक्य याद रखेंगे तो हम ये आराम से याद रख सकते हैं। अब हम लेते हैं वापस इस टेबल पर अपने पर। यहाँ से हम थे सीनोजॉइक पे। तो सीनोजॉइक में टर्शरी जो पीरियड है इसके जो इपोक है ये है प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन। ठीक है, प्लियोसीन यहाँ तक। अब यहाँ हम लेते हैं कि इस पूरे को मतलब सेनोजोइक एरा को कहा जाता है स्तनधारियों का युग, एज ऑफ मैमल्स। क्या कहा जाता है इसे? स्तनधारियों का युग। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या आ गए थे? एविस तक तो आ ही गए थे, रेप्टाइल्स, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर? एज ऑफ मैमल्स। तो सीनोजॉइक को पूरे को तो क्या कहा जाता है? एज ऑफ मैमल्स। अब हम यहाँ लेते हैं अलग अलग जो इसके इपोक्स हैं और इपोक्स में इवोल्यूशन होने वाले जो फौना है उनके बारे में। पैलियोसीन में प्राचीनतम स्तनधारियों का उद्भव हुआ। प्राचीनतम स्तनधारी यानी जैसे जो अंडे देते थे, है ना, जिनमें से कुछ अभी भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनमें से नहीं, कुछ हैं उसमें से, लेकिन प्राचीनतम स्तनधारी का उद्भव। फिर इयोसीन में वो प्राचीनतम स्तनधारी तो विलुप्त हो गए। फिर ओलिगोसीन में उच्चतर स्तनधारियों का उद्भव हुआ और मियोसीन में स्तनधारियों का ये जो स्टार बना रखा है मतलब इनकी बहुतायत थी या ये उच्चतर सीमा पर थे मियोसीन में। और प्लियोसीन में फिर मानव का उद्भव हुआ। प्लियोसीन में किसका उद्भव हुआ? मानव का। तो ये सारे जो इपोक्स हैं, इन इपोक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैमल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। पैलियोसीन में प्राचीनतम स्तनधारियों का उद्भव हुआ, इयोसीन में प्राचीनतम स्तनधारी विलुप्त हो गए, ओलिगोसीन में उच्चतर स्तनधारियों का उद्भव हुआ, मियोसीन में ये मैक्सिमम जो है इनका डेवलपमेंट हुआ और प्लियोसीन के अंदर मानव का उद्भव हुआ। और इस पूरे को यानी सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल स्तनधारियों का युग कहा जाता है। क्वार्टरनरी जो पीरियड है इसमें एक इपोक है प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन में दीर्घकाय स्तनधारी विलुप्त हो गए। दीर्घकाय स्तनधारी विलुप्त हो गए। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है साइकोजॉइक। साइकोजॉइक जैसे मैंने बताया रिलेटेड टू माइंड। तो इसमें एक इपोक है होलोसीन और इसे माना जाता है मानव युग। और आज इस समय का जो समय चल रहा है ये साइकोजॉइक है, होलोसीन इपोक है और मानव का युग है यानी एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। आज मानव ने ही पूरी सृष्टि पर क्या कर रखा है? अपना कंट्रोल कर रखा है ना। तो मानव का युग है और यह मात्र 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। कौन सा? साइकोजॉइक। उससे पहले हमें पता है ना मानव भी क्या करते थे? जंगलों में ही घूमते थे। उन्हें भी बाद में उनका जो है उन्होंने ये कच्चा मांस खाते थे, है ना, अनाज उगाना नहीं आता था। तो ये सारा उसने वहाँ से ही शुरू किया। धीरे धीरे जो है इनमें बस्तियाँ बसी और उसके बाद में इन्होंने पकाकर खाना सीखा हम लोगों ने। और उसके बाद आज जो है हम अपने मस्तिष्क के द्वारा पूरे सृष्टि और पूरे विश्व के ऊपर जो है हमने कंट्रोल किया हुआ है। कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रखा है, जो नहीं करना चाहिए कुछ ज़्यादा ही कर रखा है। लेकिन फिर भी क्या है, इसे साइकोजॉइक को क्या कहा जाता है? मानव युग। ज़्यादा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ हम किससे कर रहे हैं? नेचर से कर रहे हैं, प्रकृति से कर रहे हैं। ठीक है, और प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं कि सब लोगों का, सब जीवों, केवल लोग नहीं, सब जीव जंतुओं की आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं,
लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। और इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, वातावरण का शोषण कर रहे हैं और उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। ठीक है, अब आता है इसमें, अब क्या है आने के लिए, अब कंप्लीट हो गया सारा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा और याद रखने में भी आसानी होगी। थैंक